हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं बताने जा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2। और कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि ऐसे क्वेश्चंस बताइए, इस तरीके से बताइए कि उसमें फार्मूला की यूज़ ना हो, लॉजिक से सॉल्व हो जाए। तो मैं कुछ क्वेश्चन अब आपको ऐसे बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चंस को लॉजिक से सॉल्व करते हैं। लेकिन 100% आप सारे क्वेश्चंस को लॉजिक से सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चंस में आपको फार्मूला लगाना पड़ता है। तो इसलिए जब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था बताया, तो मैंने उसका बेसिक बताया था कि कैसे फार्मूले से आप उसको लगा सकते हैं। तो आज बात करते हैं कि लॉजिक कैसे अप्लाई किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और उसी की बात करेंगे। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 6 वर्षों में 2.5 गुना हो जाती है, यदि वही राशि 18 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी। वही राशि 18 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी, एसएससी सीजीएल। ठीक है, तो देखते हैं 6 वर्षों में कोई राशि है, राशि नहीं पता हमको, लेकिन इतना पता है कि वो 2.5 गुनी हो जाती है। तो कोई राशि है, मान लिया वो x है, वो कितनी हो जाती है 2.5 गुना, यानी 2 सही 1/2। इसको आप ये भी लिख सकते हो 5/2। ठीक है, वो राशि 5/2 हो जाती है। कितने टाइम में हो जाती है? 6 वर्ष में हो जाती है। तो हमको राशि से यहाँ मतलब नहीं, 6 वर्ष में हो जाती है। देखो, यदि ऐसे फार्मूले से ही करना हो तो यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है और कितने टाइम्स हो जाती है ये चीज़ दी गई है। ठीक है, तो आप उससे रेट निकाल सकते हो। ठीक है, कितनी गुनी हो जाएगी, और उससे फिर आप नेक्स्ट चीज़ के लिए निकालो। वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को दूसरे तरीके से करेंगे। यदि ये पता है कि 6 वर्ष में कोई राशि, जो भी राशि है, वो 5/2 गुनी हो जाती है। ठीक है, अब ये पूछा है कि 18 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो भाई यदि 6 वर्षों में 5/2 गुनी हो जाती है तो वही राशि 12 वर्षों में कितने में हो जाएगी, यानी 6 और वर्षों में कितनी हो जाएगी, इतना ही और हो जाएगी। ठीक है, इतना ही और हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी 25/4। और अगले 6 वर्षों में यानी कि 18 वर्षों में कितनी हो जाएगी, इसी अब ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, ये जो नई राशि है इस पर लगेगा। ठीक है, तो ये जो है, जो अब राशि हो चुकी है, वो फिर से कितनी हो जाएगी, वही 2.5 गुना यानी 5/2। और ये कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, और ये 4 दूनी 8। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, वो सही है। और ये बिना किसी फार्मूला की किस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, फिर एक बार समझते हैं कि कैसे हुआ। कह रहा था 6 वर्षों में 2.5 गुनी हो जाती है कोई राशि। अब हमको राशि से मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि वो 18 वर्षों में वो राशि कितने गुनी हो जाएगी, राशि नहीं पूछी गई है, तो हमको राशि से कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहा अगले 6 वर्षों में यानी 12 वर्षों में वो फिर से ही उतनी गुनी हो जाएगी, यानी 25/4। और अगले और 6 वर्षों में यानी 18 वर्षों में, जिसमें कि पूछा गया था, कितनी हो जाएगी, फिर से उतनी गुनी हो जाएगी। ठीक, और हो जाएगा 125/8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो लॉजिक जब भी लगाते हो तो आपको कॉमन सेंस का यूज़ करना चाहिए, और यही फ़ायदा है लॉजिक का कि आपको लॉजिक से सॉल्व बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। तो जिन लोगों ने, जो लोग नए हैं इस चैनल पर, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और जो कर चुके हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 1250 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में 1352 रुपये हो जाता है। ठीक है, यानी 1250 रुपये है जो 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, उसमें तो 1352 रुपये हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से 3125 रुपये 2 वर्षों में कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी जो रेट है वो आपकी बदली नहीं हुई है, और जो टाइम है वो भी बदला नहीं हुआ है। तो क्या बदल गया है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बदल गया है। पहले भी 1250 रुपये था और अब वो कितना है, 3150 रुपये। तो आप इसको आप कॉस्ट फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम लोग देखते हैं इसका दूसरा मेथड। ठीक है, जो इन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो जा सकते हो वहाँ पे, पहली वीडियो पार्ट 1 उसका पड़ा, वो देख लो आप। और वहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट की वीडियोस भी मिल जाएगी। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें आपको वीडियो सारी मिल जाया करेंगे। ठीक है, सीरियल वाइज वीडियोस मिल जाएंगे उसमें आपको। तो चलिए बात करते हैं कि 1250 रुपये 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 1352 रुपये। जो 1250 रुपये है वो 2 वर्षों में हो जाता है 1352 रुपये। ठीक, तो अब बात कर रहे हैं कि
3125 कितना हो जाएगा। पहले एक आपने यूनिटरी मेथड सुना होगा, एक एक नियम जिसको बोलते हैं, तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, 1250 2 वर्षों में 1352 हो जाता है। तो 1 रुपये कितना हो जाएगा, 1 रुपये इतना हो जाएगा भाई 1352 बटे 1250। ठीक, अब 1 रुपये का पता कर लिया तो किसी भी रुपये का पता कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, 3125 रुपये का पता करना है, 3125। ठीक है, 1352 1250 और मल्टीप्लाई किसका करा देंगे, 3125 का। ठीक है, चलो देखो, ये लास्ट में जिस भी संख्या के 0 और 5 होता है वो 5 से कैंसिल हो जाते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 पंची 125 होता है, यानी कि 250 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 से यदि आप इसको कैंसिल करो, 36 625। ठीक है, अब यदि आपको 25 की टेबल आती हो तो 25 से करना 25, ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। ठीक, 25 से कैंसिल, फिर एक बार 5 से कैंसिल, 2 5, 2 से इसको कैंसिल करो, ठीक है, इतना आया 676 और मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तैंतीस 80, ये कौन सा ऑप्शन है, दूसरे नंबर पर ऑप्शन है 3380 रुपये। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, हो गया, सवाल हो गया। ठीक, अब एक बार हम लोग फिर से समझते हैं कि इसमें क्या हुआ, क्या किया गया। तो देखो, कहा था 1250 रुपये 2 वर्षों में 1352 रुपये हो जाता है, तो 3125 रुपये 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, उसी चक्रवृद्धि ब्याज की रेट से, उसी दर से, दर चेंज नहीं हुई। यदि दर चेंज हो जाती तो ये ट्रिक आप नहीं लगा पाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दर चेंज नहीं हुई है, इसलिए क्या करेंगे, इतना रुपये जब इतना हो जाता है तो 1 रुपये कितना हो जाएगा, तो 1 रुपये हम लोगों ने निकाल लिया डिवाइड करके यूनिटरी मेथड से, और 1 रुपये का पता चल गया तो हम लोग इससे 125 रुपये को निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया और आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। एक बार यदि क्वेश्चन आपके सामने आया, आप वीडियो पॉज करके उसको खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, उसको यदि नोट ना किया। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में 1600 रुपये तथा 12 वर्षों में 2000 रुपये हो जाती है, वही राशि 16 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ठीक है, 8 वर्षों में कितनी हो जाती है, 1600। 8 वर्षों में 1600 और क्या कह रहा है, 12 वर्षों में 2000, 12 वर्षों में 2000 हो जाती है। तो कह रहा है 16 वर्ष में, ठीक है, कितनी हो जाएगी, यानी अगले 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो पता करते हैं कि अगले 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष में। अच्छा, यहाँ एक चीज़ देखो, ये 1600 है और ये 2000 है, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 400। ठीक है, 400 डिफरेंस है। इसका मतलब ये कितनी राशि बढ़ गई, ये राशि जो है 1/4 बढ़ गई, यानी 25% इंक्रीज़ हो गया अगले 4 सालों में। इस राशि का 25% इंक्रीज़ हो गया और ये बन गई। ठीक है, तो सिंपल एक लॉजिक है और ये कहता है जैसे कि आप ये बढ़ के ये हो गया, अब नया जो राशि आपके पास कितनी है, वो 2000 है, तो वो भी कितनी बढ़ जाएगी, 25% बढ़ जाएगी। ठीक है, और यानी कि 1/4 बढ़ जाएगी, अपनी राशि की 1/4 बढ़ जाएगी। तो इसका जो 1/4 है वो आखिर है कितना। ठीक है, हम सिंपल वे में समझा रहे हैं आपको, बिल्कुल सिंपल। तो इसका 1/4 कितना है, उसका 1/4 तो 400 था, इसका 1/4 कितना है, 500। ठीक, इसका 1/4 कितना है, 500, यानी इस पर जो ब्याज लगेगा वो हो जाएगा 500 4 सालों में। ठीक है, तो 4 सालों में अब ये राशि नहीं है और अगले 4 साल यानी 16, 12 के बाद 4 साल क्या हो जाएंगे, 16। अगले 16 वर्षों में राशि कितनी हो जाएगी, 2000 तो ये हो गई और 500 ये हो गया, यानी कितनी हो जाएगी, 2500 रुपये। बस हो गया आपका, इतना सिंपल लॉजिक। यदि आप इसको सॉल्व करोगे फार्मूला लगा के तो बहुत ही कठिन हो जाएगा, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि बेसिक बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो, आपको फार्मूला आना बहुत ज़रूरी है। तो फिर से समझो क्या था कि 8 सालों में 1600 जो राशि थी वो 12वें वर्ष में क्या हो जाती है, 2000 हो जाती है। ठीक है, कोई भी राशि होगी, तो इन 4 वर्षों में उनका अंतर जो है वो 400 है,
इसका हिसाब मतलब ये है कि ये 1/4 इंक्रीज़ हो गई राशि, ठीक है। 25% इसमें इंक्रीज़ हुआ, 1/4 इंक्रीज़ हो गई 4 सालों में। तो अब अगला जो इंक्रीज़ है इसमें वो भी 1/4 ही होगा क्योंकि रेट सेम है, ठीक है। तो अगला 1/4 इंक्रीज़ होगा तो कितनी हो जाएगी 500, तो ये 500 इसमें ऐड कर दिया 2500, आपका आंसर आ गया, ठीक। नोट कर सकते हो, उसको कुछ नहीं करना था इसमें। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एक आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा यदि आपने ये लॉजिक यूज़ किए हैं, यदि आपने वीडियोस देखी, आपने इसको प्रैक्टिस किया घर पे, तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। एक और बात है, जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि कई बार पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें भी जो लास्ट के क्वेश्चन थे वो कुछ लॉजिक से ही किए गए थे, ठीक है। लेकिन वो आपको लॉजिक तभी आएगा जब वीडियो आप पूरी देखोगे, जब सारे क्वेश्चन आप करोगे। चाहे आपको क्वेश्चन आए थे वो आप देखो, आपको लगे आपको आता है, रोको वीडियो, सॉल्व करो उसको, लेकिन करो। चलो अगला क्या है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, नहीं ये तो हो गया, 1250 रुपये 3 वर्षों में साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज में 1.51 का अंतर है। जब दशमलव की बात पढ़ते हैं तो एक एक अक्षर पढ़े जाते हैं, तो 1.51 नहीं पढ़ेंगे, 1.51 का अंतर है रुपए का। 3 वर्षों में उसी राशि पर समान दर से, यानी रेट इक्वल है, चक्रवृद्धि ब्याज 76.51 रुपये प्राप्त होता है। वार्षिक दर प्रतिशत क्या है, ठीक है। कह रहे हैं 1250 रुपये 3 वर्षों में साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। 1250 रुपये जो है 3 वर्षों में साधारण ब्याज उस पर और चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलते हैं, मान लो एक जगह आपने साधारण ब्याज मिल रहा है आपको एक जगह रखने पर, और एक जगह आपको रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, दोनों पर 3 सालों में जो अंतर मिलेगा वो 1.51 नहीं लगभग 1.5 रुपये का अंतर आता है, ठीक है। ये क्या अंतर है, तो कह रहा है कि उसकी वार्षिक दर की प्रतिशत क्या है, और ये भी बताया कि 3 वर्षों में 76.51 रुपये मिलेगा। तो देखो रुपये है 1250, ठीक, और अंतर है 1.51, यानी जो रुपये मिला है 3 वर्षों में 76.51 ये है चक्रवृद्धि ब्याज का, और अंतर कितना बताया इसने 1.51। तो हम जरा ये घटा लें और हमको इसके बाद क्या मिलेगा, 75 रुपये जो मिले हैं ये होगा साधारण ब्याज वाला, ठीक है, वो है चक्रवृद्धि ब्याज वाला, और इन दोनों के बीच अंतर कितना था 1.51, इसका मतलब 75 रुपये क्या है साधारण ब्याज वाला, ठीक। अब देखो अब कह रहा है कि वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। अब वार्षिक दर प्रतिशत निकाल लेते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपने एक चीज़ मैंने बताई थी आपको, SI = PT/100। इससे यदि देखो तो R की वैल्यू कितनी आती है, SI × 100/PT। SI क्या है, इंटरेस्ट क्या, सिंपल इंटरेस्ट क्या है 75 रुपये, और 100 P कितना है, जो वैल्यू दी है 1250, और टाइम कितना दिया है 3 साल, 3 से कैंसिल करो 25 हो जाएगा। देखो 25 पंचे 125 होता है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और ये 0 50 आएगा, और इससे ये पूरा कैंसिल कर दो 2, तो आंसर कितना आ गया 2%, तुरंत आपका आंसर आ गया। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये फार्मूला तो आपने सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ कर लिया और आपने तो कहा था कि बिना फार्मूले के बता रहे, तो ऑफकोर्स बिना फार्मूले के बता रहे हैं। ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं किया हमने, लेकिन आपको R निकालने के लिए इस छोटे से फार्मूले का एक बार यूज़ करना पड़ता है, और बस वैल्यू रखने के लिए वैल्यू आपने रखी और आपका परसेंटेज आ गए। तो इस तरीके से आप कई चीज़ों को लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं वाकई जिनको सिर्फ लॉजिक से ही सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इनको सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा और बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं है हर एक क्वेश्चन को ये देखने का कि क्या कर सकते हो क्या नहीं। यदि आपने प्रैक्टिस की तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब यहीं एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 572 रुपये होगा, किस राशि पर, राशि पूछी गई है, बैंक क्लर्क में आया है क्वेश्चन। 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 572 रुपये हो जाए, ऐसी राशि क्या है, कितने रुपए पे इतना ब्याज मिल जाए, ठीक। देखो फार्मूले से तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है, हम लोग बिना फार्मूले के सॉल्व करते हैं। मान लो सपोज़ करो 10% की बात है, सपोज़ करो कि 100 रुपये की यदि बात हो, तो 100 रुपये का 10% कितना होता है, 100 रुपये का जो 10% कितना होता है 10 रुपये होता है,
ये है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। अब यदि ये बात करो कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो अंतर क्या पड़ेगा, 100 रुपये का 10% लग यानी 10 रुपये होता है, तो एक साल बाद ये कितना हो जाएगा, 110 रुपये मिलेंगे। 100 रुपये के 110 रुपये मिलेंगे 10% ब्याज के। अब अगली बार जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, देखो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, हम पहले बता चुके। अगली बार क्या होगा, 110 रुपये पर ब्याज की बात कर रहे हैं, तो पहले ये देखो कि 10 रुपये पर कितना ब्याज मिलता है। 10 रुपये पे 10% का ब्याज कितना होगा, 1 रुपये होगा। 10 रुपये का 10% क्या होता है, 1 रुपये होता है। तो यानी इस पर ब्याज और वो 1% और, ये टोटल मिला के 111 रुपये मिलेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो दूसरे साल कितना मिलेगा, 111, ठीक है। अच्छा ठीक है, यानी कि टोटल आपको 2 सालों में कितने रुपए ब्याज मिला, 11 रुपये ब्याज मिला। 11 रुपये ब्याज मिलता है किस पे, 100 रुपये पर। 2 सालों के अंदर अंदर चक्रवृद्धि ब्याज 10% हो तो 11 रुपये मिलता है किस पे, 100 पर। एक किस पे मिलेगा, 100/11। तो कितना पूछा गया है, 572। ये यूनिटरी मेथड, एक एक नियम, 572, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 11 पचे 55, कितना बचा, 2 और आएंगे 52, तो 5200 रुपये। देखो इसको, इस चीज़ को फिर से समझो, ठीक है। जिनको ये लॉजिक समझ में आ गया तो ठीक है, और जिनको ये लॉजिक समझ में नहीं आया उनको ये लॉजिक समझाते। क्या हुआ, कह रहा था कि ये ब्याज 10% पे मिला है, कोई राशि है जिसका 10% ये है, वो राशि क्या है, इतनी बात पूछी गई थी। हम लोगों ने क्या कहा, देखो जो लोग डायरेक्ट समझ सकते हैं वो डायरेक्ट समझ जाओ कि 100 रुपये पर 10% की वजह से 2 साल के लिए 111 रुपये मिलते हैं। जो नहीं समझ पाए वो समझे, ठीक है। 100 रुपये पर 10% के लिए यदि साधारण ब्याज हो तो 110 रुपये मिलेंगे। 100 रुपये पर 10% का 10 रुपये ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल बराबर होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का यही हुआ, ठीक। अब इसी पर 10% ब्याज और लगा दो, ठीक है, तो 111 रुपये मिलते हैं। यदि ऐसे देखना हो, देखो साइड में मैंने करके भी दिखाया है कि 10 रुपये का 10% 1 रुपये होता है, यानी ये इतना और मिलेगा। तो इस पर दूसरे साल कितना हो जाएगा, 111। तो 100 रुपये पर 2 सालों में 111 रुपये मिलता है, ठीक है। 11 रुपये ब्याज मिलता है, यानी कि तो वही मैं कह रहा हूँ कि 11 रुपये ब्याज यदि 100 रुपये पर मिल रहा है तो 1 रुपये ब्याज किस पे मिलेगा, इस वैल्यू पर। जिनको यूनिटरी मेथड आता है उनको चीज़ बहुत ईजी लगेगी, ठीक है, छोटे की बात है। तो 572 रुपये किस पर मिलेगा, इसी वैल्यू में, एक के लिए जो वैल्यू है उस पर मल्टीप्लाई करा दिया, आंसर आ गया, ठीक। तो बहुत ही इजी था ये, इजी था उनके लिए जिनकी कमांड है। जिनकी कमांड नहीं उनके लिए वो चीज़ इजी नहीं होगी जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे लॉजिक से चीज़ें सॉल्व की जा रही हैं, कैसे चीज़ सॉल्व की जाती है, कैसे कुछ होता है। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए धैर्य सबसे बड़ी बात है, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे आप फॉर्मूले से ही कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप फॉर्मूले से ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब 2-3 बार के बाद आप आओगे क्वेश्चन पे ना, तो आप समझ पाओगे कि अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते, ठीक है। तो आप अपना दिमाग चलाने लग जाओगे। मैं चाहे कितना भी क्वेश्चन बता लूँ यहाँ पर, आपको वहाँ पर नया क्वेश्चन फिर से मिलेगा, आपको फिर से नई लॉजिक से सोचना पड़ेगा। लॉजिक से सोचना कोई और नहीं सिखा सकता, आपको सिर्फ कोई एग्जाम्पल बता सकता है एक के बाद एक, ठीक है। तो वही मेरा काम मैं यहाँ पे करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे आए हुए क्वेश्चन ही बताएं और मैक्सिमम क्वेश्चन बताए जाएँ आपको। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए शिक्षा यूट्यूब चैनल के साथ।